अखबार की सुर्खियों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। मशहूर रईस बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को गोली मारी। आखिर क्यों एक इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी बसी बसाई गृहस्थी को अपने ही हाथों से उजाड़ देता है? शाम को 6 बजे अचानक से अपने पति को घर के दरवाजे पर देखकर नम्रता के चेहरे के भाव बदल गए थे। ये बदलाव उसके पति नवीन ने भी महसूस कर लिए थे, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि मेरे घर आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। सब कुछ भूलकर नम्रता ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए नवीन से जानना चाहा कि आज आप अचानक इस वक्त कैसे? आपने मुझे फोन भी नहीं किया, सब ठीक तो है ना? नवीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। नम्रता के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो नवीन के कमरे में उसके पीछे पीछे चली गई तो नवीन ने उसे बैठने का इशारा किया। नम्रता बिना कुछ बोले उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। नवीन उसकी आंखों में ही देख रहा था, लेकिन नम्रता उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी, बस इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर बाद नवीन ने उससे प्यार से कहा, नम्रता, मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती? नम्रता ने तुरंत ही उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नवीन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है? उसकी बात सुनकर नवीन से रहा नहीं गया और उसने मोबाइल उठाकर उसे मैसेजेस दिखाए। उन मैसेजेस को देखते ही नम्रता के तो होश उड़ गए थे। अचानक से नवीन ने भी अपना आपा खो दिया और उसने एक जोरदार थप्पड़ नम्रता के गाल पर दे मारा। अब नम्रता भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। उसे रोता देखकर नवीन को और गुस्सा आ गया। तभी उनके बच्चे पायल और अमन आ गए। नवीन कुछ नहीं कर सकता था, वह असहाय सा पागल सा हो गया था और उसके बच्चे अपने पिता के इस रूप को देखकर रोने लगे थे। अचानक नम्रता ने अपने बच्चों को देखा और बेटे अमन को कोचिंग जाने के लिए बोल दिया। अमन बोला, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं मम्मा, क्या हो गया है? नम्रता ने बोला, कुछ नहीं बेटा, जरा सी बात है, अभी सब ठीक हो जाएगा। आपकी कोचिंग का टाइम हो गया है ना, आप जाइए, मम्मा सब ठीक कर देगी। अमन अभी 12 साल का टीनेजर बच्चा था, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और चला गया। फिर नम्रता पायल की ओर देखकर बोली, बेटा आप बाहर खेल कर आओ। पायल अपनी माँ से लिपट गई। नम्रता ने खुद को संभाला और फिर से कहा, बेटा बच्चों के साथ खेलो। जब पायल बाहर नहीं गई तो नवीन ने टीवी चालू कर दिया और बोला, जाओ जाकर टीवी देखो। अपने पापा से डरकर वो तुरंत बैठक में जाकर टीवी देखने चली गई। अब नवीन नम्रता की ओर गुस्से से चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? मैंने किस बात की कमी रखी थी तुम्हारे लिए जो तुमने मेरे प्यार का ऐसा सिला दिया? क्या मेरी ईमानदारी का यही जवाब है तुम्हारे पास? ऐसी बेवफाई की तुमने, मैंने इतना प्यार दिया तुम्हें और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। बोलो कब से चल रहा है ये सब? कौन है ये? और एक नहीं कितने तुम्हारे आशिक हैं? नम्रता की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। नवीन नम्रता पर लगातार चिल्लाता जा रहा था और उसका सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। अचानक उसने एक और थप्पड़ नम्रता के जड़ दिया तो उसने नवीन के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। रुको नवीन, मुझसे गलती हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इस शरीर ने मुझसे क्या क्या करवा दिया। नवीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में नम्रता के लिए कोई प्यार नहीं था, न कोई जज्बात बचे थे। आखिर होते भी कैसे, क्योंकि नम्रता के जो गलत तरह के मैसेजेस उसके फ़ोन में किसी ने भेजे थे, वो भी एक नहीं कई सारे। नवीन ने नम्रता को धक्का दिया और जोर से चिल्लाया, अंदाजा नहीं था? कैसे? कोई इतनी बड़ी गलती कर रहा है और उसे एहसास नहीं होगा कि वो क्या करने जा रहा है, कि अपने ही बसे हुए घरौंदे को उजाड़ दिया, वो भी सिर्फ 2 मिनट के सुख के लिए। आखिर इस मिट्टी की काया की इच्छाओं का इतना मोह। नवीन की आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर नम्रता भी आंसू बहा रही थी। नवीन फिर चिल्लाया, अब किसके लिए रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे लायक नहीं रही, तुम अपवित्र हो। मैंने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया था और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे ही धोखा दे दिया। अब तो मैं कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा और ना ही तुम्हें अपना पाऊंगा। नम्रता फिर से रोते हुए बोली, नहीं नवीन, प्लीज मुझे ऐसे ना छोड़कर जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
नवीन ने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर यही गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाती? अब नम्रता के पास कोई जवाब नहीं था। बस आंखों में आंसू लिए वो नवीन की तरफ देख रही थी। तभी अचानक फिर से नवीन ने चिल्लाकर पूछा, बोलो, आखिर कब से चल रहा है ये सब? और कौन है ये सारे? सब मुझे सब जानना है। नवीन ने चिल्लाते हुए नम्रता से कहा, बताओ मुझे क्या हो रहा है ये सब? और अब कोई झूठ नहीं चलेगा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। नम्रता ने नवीन की ओर देखते हुए कहा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहती थी, बस अनजानी सी चाहत ने मुझे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। आखिर मैं माँ के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ और एक औरत भी। आप ये कैसे भूल गए कि एक औरत होने के नाते मुझे कई बार आपका साथ चाहिए होता और आप वहाँ नहीं होते थे। बताइए मुझे, मैंने कैसे अपना समय बिताया होगा आपके बिना? नवीन ने फिर चिल्लाकर कहा, तो मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? आखिर इसीलिए ही ना कि तुम्हें और बच्चों को भी कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। नम्रता बोली, क्या पैसा ही सब कुछ है? परिवार क्या होता है? पति पत्नी आपस में कैसे रहते हैं? एक साथ घूमने, सुख दुख में साथ देना क्या होता है? बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग हो या गेम्स, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना हो या कोई और त्योहार, आपको बस अपनी नौकरी और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखा। माना कि मैंने गलती की और कई बार की, पर कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार हैं इस सब के। नवीन ने इतना सुना कि एक और थप्पड़ नम्रता के गाल पर मार दिया और बोला, बस अब एक शब्द नहीं। अपनी गलतियों को मेरे सर मढ़ना चाहती हो? कितनी गिरी हुई हो तुम? नम्रता नवीन के पैरों में गिर गई, पर वो उसे छोड़कर अलग हो गया और चेयर पर जाकर बैठ गया। नम्रता बोलने लगी, जब तुम अपनी मीटिंग में ध्यान रखे रहते थे और मुझे और बच्चों की जरूरत का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता था, तब भी तुमने ध्यान नहीं दिया। आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नवीन, तुम एक हफ्ते के लिए मुंबई गए थे, तभी अचानक मेरे भाई का फोन आया था। माँ बीमार थी और भाभी के मायके में भी उनके पिताजी के देहांत हो जाने से उनका वहां जाना जरूरी था। तब मुझे भाई ने फोन करके बुला लिया था और मैं दोनों बच्चों को लेकर वहां चली गई थी। वहां जाने के बाद उस दिन हमने साथ मिलकर खाना खाया। तभी मेरे भाई का दोस्त अजीत वहां आया। वो आते ही बच्चों से घुल मिल गया और वो भाई भाभी को स्टेशन छोड़ वापस माँ के घर आया। थोड़ी देर मुझसे और माँ से बातें की और चला गया। अगले दिन बच्चे उसे याद कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा कि कल वाले अंकल को बोलिए ना कि यहाँ आ जाएं, हमारा मन नहीं लग रहा। भाई ने फ़ोन करके अजीत को माँ के यहाँ आने को बोला। अजीत के आते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। वो उन्हें कार में घुमाने लेकर गया और वापस आते ही बच्चे उसके सामने बोले, मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं, देखो आइसक्रीम खिलाई। पापा तो हमें कभी भी नहीं ले जाते, ना हमारे साथ खेलते हैं। उनके ऐसा कहने पर अजीत और मेरी नजरें मिली और अचानक उसने वो दर्द भी महसूस कर लिया। मैंने बनावटी मुस्कान लेकर बच्चों से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, पापा के पास काम बहुत ज्यादा होने से उन्हें टाइम नहीं मिलता। जैसे ही उनका काम खत्म होगा, वो आप लोगों को जहां आप कहोगे वहीं ले जाएंगे। अजीत ने भी हल्की मुस्कान दी। फिर मैंने अजीत को खाना खाने के लिए रोक लिया और माँ, बच्चे और अजीत हमने साथ में खाना खाया। पर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वो अजीत के वहां रहने से थी। वो भी उनसे बहुत जल्दी घुल मिल गया। फिर रात के 9 बजे अजीत को घर जाना था, इसलिए मैं उसे गेट तक छोड़ आई। अजीत ने कार स्टार्ट की और बाय कर जाने लगा। फिर कार रोककर अचानक ही उसने मुझसे पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहोगी? उसके ऐसा कहने पर मैंने भी हामी भर दी। फिर अचानक माँ और बच्चों का ख्याल आया। मैंने उससे कहा, फिर माँ और बच्चे? तो वो बोला, आप कहें तो सबको लेकर चलते हैं। मेरे चेहरे पर हल्की हंसी आ गई तो कहने लगा, आप ऐसे ही हंसती रहा करिए, अच्छी लगती हैं। बाकी जिंदगी में बहुत ही परेशानियां आती हैं, पर उनकी परेशानियों की वजह से हमें मुस्कुराना या जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी बातें मेरे दिल तक पहुंच पा रही थीं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने का बोला और अंदर चली गई। मैंने बच्चों से पूछा, अब क्या करना है? तो बच्चे खुद बोलने लगे कि उन्हें नींद आ रही है, इसलिए मैं उनके कमरे में उन्हें सुलाकर माँ के पास आई और पूछा, माँ, आप अभी सोने जा रही हो? उन्होंने कहा, नहीं नम्रता, कुछ काम है क्या? मैंने कहा, हाँ माँ, मेरा मन आज बाहर जाने का हो रहा है। अजीत साथ में है, हम जल्दी ही आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। तो माँ बोली, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। और बच्चे? मैंने उनसे कहा कि वो सो चुके हैं। फिर जैसे ही मैं जाने को थी तो माँ बोली, बेटा, अजीत अच्छा लड़का है, पर रात बहुत हो गई है,
ध्यान रखना। मैं हाँ में सर हिलाकर बाहर से दरवाजा लॉक कर हल्की सी मुस्कान के साथ अजीत के पास आई और कहा, अब चलते हैं। तब तक अजीत कार के बाहर टिक कर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने भी मुझे देखा और मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। मन में अनगिनत सवाल थे, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अपनी भी जिंदगी जीना चाह रही थी। कार में बैठने पर अजीत ने मुझसे सवाल किया, आपसे एक बात पूछूं? मैंने हामी भरी तो कहने लगा कि क्या आपके मुस्कुराने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने ना समझते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, मैं समझी नहीं। तो कहने लगा, मतलब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रही हैं और अंदर ही अंदर घुट रही हैं। क्या है जो आपको हंसने से रोकता है? किसी भी इंसान को खुश रहने का हक है, पर आप खुशी बाहर से दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। उसका इतना बोलना था कि मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर मैं खुद को संभालते हुए बोली, ऐसी क्या बात तुम्हें समझ में आ गई अजीत, जो मेरे पति को समझ में नहीं आती? उन्हें मेरा और बच्चों का अकेलापन क्यों नहीं दिखता? जैसे तुम उनके साथ खेल रहे हो, उन्हें घुमाने ले जाते हो, वैसे बच्चों का मन है कि उनके पापा उन्हें लेकर जाएं, पर नवीन तो जैसे अपने बिजनेस में डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती हूँ या उनके जीवन में कोई और है। वो तो बहुत ईमानदार हैं और बस हमारा साथ नहीं दे पाते। कभी बिजनेस मीटिंग, कभी दूसरे शहर के दौरे, सब समझते हैं, फिर भी क्यों? अजीत ने समझदारी दिखाते हुए कहा, नम्रता जी, वैसे मेरी शादी तो नहीं हुई है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पुरुष होकर बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं। माँ बाप, भाई बहन की जिम्मेदारियां, फिर शादी के बाद एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बनना, फिर उन सभी को बराबर से महत्व देना। उसके जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। फिर आती हैं सबकी खुशियाँ, जिन्हें पूरा करने के लिए वो अपनी जवानी के दिनों से ही बुढ़ापे तक सफ़र करता है। फिर अनजाने में ही उसे बहुत सारी खुद की खुशियों को त्यागना पड़ता है। अब मैं नवीन से मिला नहीं हूँ, पर कहीं न कहीं बता सकता हूँ कि उन्हें खुद भी ये कमी खलती होगी कि अपने परिवार को मैं पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाता। इस पुरुषवादी समाज में एक पुरुष की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो खुद अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष को यही सिखाया गया है कि सारी समस्याएं वो खुद अकेला ही निपटा ले, जबकि ऐसा नहीं है नम्रता जी। नम्रता एकटक अजीत को देखे जा रही थी और ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। नम्रता सोच रही थी कि ऐसी बातें नवीन शादी से पहले करते थे और शादी होने के बाद फिर वही जिम्मेदारी निभाना। मनचाही शादी होने से तो ऐसा लगता है कि जैसे औरत को ही जीत लिया है और औरत को घर में ही रहना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। ऐसा बेरंग जीवन क्यों हो जाता है कि सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? नम्रता के मन में ये सारी बातें चल रही थी। अजीत ने कार रोकी तो नम्रता वर्तमान में आ गई। कहने लगा, माफ कीजिए नम्रता जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? प्लीज मेरी बातों को दिल से ना लगाइए, और जो भी हो आपकी पर्सनल लाइफ में है, मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अजीत के ऐसा कहने पर नम्रता हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं अजीत, आपने जो भी कहा सच ही तो है। शायद मैं ही नवीन को गलत समझ रही हूँ और आप बहुत समझदारी भरी बातें कर रहे हो। वैसे आपके घर में कौन कौन है? अजीत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा भरा पूरा परिवार है। दादा दादी, माँ पापा, भाई बहन और चाचा चाची और उनके बच्चे, और मेरे बड़े भाई भाभी और उनके बच्चे, सभी तो हैं। ये कहूँ कि जो ज्ञान भरी बातें मैं आपसे कर रहा था, उनके पीछे मेरा परिवार है, क्योंकि बड़े परिवार में सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है और थोड़ी नोक झोंक भी चलती रहती है, पर परिवार है तो हम सब एक हैं। नम्रता भी हल्का सा मुस्कुराई और हाँ में गर्दन हिला दी। फिर अजीत ने कार आइसक्रीम स्टैंड पर पार्क की। दोनों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। जब दोनों वापस जाने को हुए तो अजीत ने नम्रता से पूछा, क्या आप थोड़ा और घूमना चाहती हैं? नम्रता अंदर ही अंदर चाह तो रही थी कि लंबी लॉन्ग ड्राइव पर चली जाए। फिर ख्याल आया, अजीत अभी 2 दिन से ही पहचान में है, तो ऐसा सही नहीं होगा, और उससे मना करते हुए नम्रता ने कहा, नहीं अजीत, फिर कभी, रात होने को है। अजीत ने उसकी बातों का मान रखा और वापस घर छोड़कर बाय कहकर अपने घर चला गया। अंदर आते ही नम्रता ने देखा कि उसकी माँ अभी सोई नहीं है। माँ ने पूछा, बहुत देर कर दी नम्रता? उसने घड़ी देखी, बोली, माँ बस 1 घंटा ही हुआ है, हम तो पास के ही आइसक्रीम पार्लर में गए थे,
अब आप सो जाइए। नम्रता फिर अपने कमरे में चली गई। देखा तो बच्चे सो चुके थे। नम्रता भी सो गई। अगले दिन सुबह सुबह नम्रता सबके लिए चाय बना रही थी कि उसकी माँ की आवाज आई, नम्रता, चाय और बड़ा देना, अजीत आया है। नम्रता ने मन ही मन सोचा, इतनी सुबह कैसे? नम्रता ने बाहर जाकर सबको चाय दी और खुद भी वहीं बैठ गई। फिर अजीत से पूछने लगी, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? अजीत ने पहले तो चुटकी लेकर पूछा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? फिर हंसते हुए बोला, आपके भाई भाभी आज लौटने वाले हैं, उनको पिक करने वाला था, सोचा आप लोगों को बता दूं और मिलने चला जाऊं। फिर बच्चे अजीत के साथ गेम खेलने लगे और भाई भाभी के आने की खबर सुनकर माँ और नम्रता खुश हो गईं और खाना बनाने का बोलकर अंदर चली गई। कहीं न कहीं नम्रता वहां और रुकना चाहती थी। नम्रता बेमन से ही सही पर खाने की तैयारी करने लगी। तभी वहां अजीत पानी पीने आता है, पूछता है, नम्रता जी, कोई मदद करूं? वो हंसते हुए कहती है, अच्छा, अब तुम खाना भी बनाओगे? बोला, हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी बातों के साथ साथ अच्छा खाना भी बना लेता हूँ। हमारे यहाँ सारे पुरुष खाना बनाना जानते हैं। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगा। नम्रता थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, अरे, आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर खाना कैसे बना लेंगे? अजीत ने हंसते हुए कहा, खैर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो सभी को खाना बनाना आता है। हमारे यहाँ महिला पुरुष का अंतर नहीं मानते। क्यों, आपके यहाँ सिर्फ महिलाओं को ही खाना बनाने दिया जाता है क्या? नम्रता ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ पुरुषों को घर के काम करने के लिए समय ही कहाँ है। नम्रता बोली, वैसे तो अब जरूरत नहीं है, लगभग सबके लिए खाना तैयार हो चुका है और आप भी खाना खाकर जाना। अजीत बोला, आप मुझे सिर्फ अजीत कह सकती हैं, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ अभी। नम्रता मुस्कुराकर बोली, ठीक है अजीत। कुछ देर के बाद नम्रता के भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अब सब एक साथ खाना खा रहे थे। नम्रता की भाभी ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इससे पहले कि नम्रता कुछ कहती, अजीत तपाक से बोला, हाँ, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ऐसा कि मैं अपनी उंगलियां भी खा जाऊंगा। अजीत की इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस रहे थे, लेकिन नम्रता की भाभी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। वो बोली, अरे वाह अजीत, खाना तो तुम हमारे घर पहले भी खाए हो, पर कभी मेरे बने खाने की इतनी तारीफ नहीं की। अजीत संकुचित होकर बोला, नहीं भाभी, ऐसा तो नहीं है, खाना तो आप भी अच्छा बनाती हैं, पर आज पहली बार नम्रता जी के हाथ का खाना खाया है, इसीलिए तारीफ करना तो बनता है ना। नम्रता मन ही मन खुश हो रही थी, पर बाहर से जाहिर नहीं कर पा रही थी। आखिर जाने कितने दिनों के बाद कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वरना नवीन के पास तो इतना समय ही नहीं होता कि थोड़ा समय निकाल कर उसे प्यार के दो बोल बोले। फिर सबने खाना खा ही लिया तो उसकी माँ और भाई अपने कमरे में चले गए थे। अजीत वहीं बच्चों के साथ खेल रहा था। अजीत 9 बजते ही घर चलने का कहकर बाहर चला गया और फिर वापस अंदर जाकर नम्रता की ओर न देखकर भाभी से बोला, भाभी, आइसक्रीम खाने चलोगी? उसकी भाभी ने आश्चर्य से कहा, आज तक तो कभी नहीं पूछा, अचानक क्या हुआ अजीत? तो वो कहने लगा, बस यूं ही मन कर रहा था। ये कहते हुए उसने तिरछी नजर से नम्रता को देखा। नम्रता की भाभी बोली, नहीं बाबा, इतना सफर करके आए हैं, अब और नहीं घूमा जाएगा, ऐसा करो कल चलेंगे। अजीत तपाक से बोला, पर मेरा मन तो आज है, ऐसा करता हूँ बच्चों को लिए जाता हूँ। भाभी बोली, उनको तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, जाओ नम्रता को भी ले जाओ। नम्रता वैसे तो जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी, लेकिन उसकी मंद मंद मुस्कुराहट अजीत ने भी देख ली थी। बच्चे तो तुरंत तैयार हो गए और भाभी ने नम्रता को भी जाने को बोला। अब अजीत की कार में आगे अजीत और नम्रता और पीछे सीट पर दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मौका देखकर अजीत बोला, नम्रता जी, आप लोग वापस कब जाने वाले हो? तभी नम्रता बोली, सिर्फ नम्रता, मैं भी उतनी बूढ़ी नहीं हूँ। और फिर दोनों हंस दिए। अजीत बोला, ठीक है नम्रता, आप लोग कब जाने वाले हो? नम्रता ने जवाब दिया, शायद कल। अब भाई भाभी आ गए हैं और माँ भी ठीक है, मुझे अब अपना घर भी देखना होगा। वैसे भी सब छोड़कर मैं जल्दी जल्दी ही यहाँ आई थी। अजीत थोड़ा उदास होते हुए बोला, कुछ दिन और रहते तो अच्छा लगता। नम्रता बोली, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में? अजीत कहने लगा, बस अच्छा लग रहा है आप लोगों का यहाँ होना। मैं बच्चों को अपना समझने लगा हूँ और मुझे आप सबकी भी याद आएगी। नम्रता बोली, अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, जब तुम्हें याद आए हमसे बात कर लेना। अजीत ने तुरंत कहा, कैसे?
ना ही आपका नंबर है मेरे पास, ना ही पता कि मैं मिलने भी आ सकूं। नम्रता बोली, ठीक है, अभी फिलहाल तो नंबर ही ले लो। फिर दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज किए। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाकर वापस घर आ जाते हैं। कार घर के बाहर रुकते ही बच्चे दौड़कर अंदर जाते हुए अजीत को गुड नाइट विश करके गए। बाहर खड़े अजीत ने नम्रता को भी गुड नाइट विश करते हुए कहा, ठीक है, कल भी आइसक्रीम खाने चलेंगे, तैयार रहना। नम्रता बोली, गुड नाइट अजीत, देखते हैं, शायद कल हम चले जाएं। अजीत ने फिर से कहा, इतनी जल्दी क्यों? अभी कहा था ना, थोड़े दिन और रुक जाइए। वो नम्रता पर थोड़ा हक जमाते हुए बोला। नम्रता थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देखो अजीत, पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये मेरा मायका है, मतलब मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक पति है और बच्चे भी हैं। उनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ कुछ दिन, वो भी सिर्फ माँ के लिए आई थी। अगर तुम्हें बच्चों की याद आए तो बेशक उनसे बातें करने के लिए फोन कर सकते हो। अजीत ने बनावटी चेहरा बनाया और कहने लगा, और आपसे बात करना हो तो? नम्रता को कुछ अजीब सा लगता है, पर वो रिएक्शन नहीं देती। अजीत फिर बोलता है, मुझे पता है कि आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं और आपके पति मिस्टर नवीन हैं, जिन्हें आप प्यार करती हो, पर उन्हें इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। उन्हें बस अपनी आज़ादी और नौकरी से मतलब है। नम्रता लगभग चिल्लाते हुए बोली, अजीत, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या यही सब सुनने के लिए मैंने अपना दर्द तुमसे बांटा था? वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं। अगर मेरी किस्मत में यही है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अब एक शब्द मैं उनके बारे में नहीं सुनूंगी। अजीत बोला, आपकी किस्मत में खुश रहना भी लिखा है। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करूंगा आपसे। नम्रता ने अजीत को थप्पड़ मार दिया। अजीत के प्यार के इजहार पर नम्रता उस पर बहुत नाराज थी और अजीत कार में बैठकर रो रहा था। इधर रात को अजीत को नींद नहीं आ रही थी और नम्रता भी सो नहीं पाई। अगली सुबह नम्रता ने अपनी माँ को बताया कि वो जाना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, कुछ दिन और रुक जाती, अभी इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? वो बोली, माँ, नवीन अब कभी भी आने वाले होंगे। बस एक सप्ताह के लिए ही मुंबई गए थे। मैं भैया के फोन करने पर तुरंत चली आई थी। घर भी संभालना होगा, सब अस्त व्यस्त होगा। उसकी माँ ने हामी भर दी। पूरा दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताया, लेकिन आज अजीत घर नहीं आया। नम्रता के दिल में ना चाहते हुए भी उसका ख्याल आ रहा था कि वो आएगा या नहीं, पर उसका दिमाग कह रहा था कि अच्छा है ना आए, क्योंकि ये सब गलत है। कहाँ वो, कहाँ मैं। हो सकता है उसका अट्रैक्शन हो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहूंगी, तो मुझे क्या करना है। दिन बीत जाने पर रात में भैया ने अजीत को फोन करके बुलाना चाहा, लेकिन अजीत नहीं आया। नम्रता ने भी सुनकर अनसुना कर दिया। रात में खाना खाते समय भाभी ने नम्रता से कहा, दामाद जी कब आ रहे हैं? तो वो कहने लगी, बस आज या कल में आ जाएंगे। भाभी सुबह सुबह नम्रता और बच्चे सबसे प्यार से विदा लेकर निकल रहे थे। बच्चे बोले, अजीत अंकल नहीं आएंगे, उनको भी बाय कहना था। तभी पीछे से आवाज आई, आप याद करो और हम ना आए। गेट की तरफ देखा तो वहां अजीत था। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। बोले, अंकल, हमें लगा था आप मिलने नहीं आएंगे, आप तो कल भी नहीं आए। अजीत बोला, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आया, पर अब बाय जो कहना था तो मैं आ गया। सब अजीत को देखकर हंसते हैं, सिवाय नम्रता के। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। नम्रता और बच्चे कार में बैठकर बाय करने लगे। तभी नम्रता और अजीत की नजरें टकरा गईं। नम्रता के मन में एक कसमकसी पैदा हो गई। अजीत जिस तरह से उसकी तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह उसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, पर नम्रता ने मुंह मोड़ लिया। नम्रता के भाई ने उसे और बच्चों को ट्रेन में बिठाकर कोयम्बटूर रवाना कर दिया। 2 दिन बाद नवीन आ गया था। नम्रता और बच्चे खुश हो गए। सबने बैठकर बहुत दिनों बाद साथ खाना खाया। बच्चों के सोने के बाद नम्रता और नवीन कमरे में चले गए। नम्रता ने अपना प्यार नवीन को जताया। नवीन भी उससे बहुत दिनों से दूर था। साथ समय बिताकर उन्हें अच्छा लग रहा था। अगली सुबह नवीन की वही भाग दौड़ वाली जिंदगी चालू हो गई और नम्रता अपने घर और बच्चों में लग गई। अजीत के बारे में उसे कोई ख्याल तक नहीं आया। इधर 2 महीने बीत गए। नम्रता कभी कभी अपनी माँ से बात कर लेती, सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन एक नए नंबर से नम्रता के फोन पर किसी ने कॉल किया। उसने फोन उठाया तो सामने अजीत की आवाज थी। नम्रता ने अजीत का नंबर डिलीट कर दिया था, इसलिए बिना पहचाने ही उसने पूछा, कौन? तो अजीत ने कहा, कैसी हो आप? वो कहने लगी, अच्छा अजीत, मैं ठीक हूँ, कहो
कैसे फ़ोन किया? कहने लगा, बस ऐसे ही। आपने कहा था बच्चों की याद आए तो कॉल कर सकता हूँ। बस उनसे बात करना चाहता था। नम्रता ने कहा, ठीक है, बात कराती हूँ। बच्चे बहुत देर तक अजीत से बात करते रहे। फिर फ़ोन रखते समय अजीत नम्रता से बोला, आपसे भी बात करनी थी। बोली, मैं सुन रही हूँ। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरी फीलिंग्स एक तरफा थी, मुझे समझने में गलती हो गई। नम्रता ने कहा, अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और ये सब गलत है। हमारे बीच उम्र का फासला भी है। तुमने आइसक्रीम खिला ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच प्यार हो जाएगा। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ बस। अजीत बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ दोस्त। आप अच्छी हो और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं एक अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहता। प्लीज नम्रता। वो बोली, ठीक है। अजीत, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तुम्हारी उम्र में ऐसा होना आम बात है। अब समझदार बनो, ठीक है? ऐसा कहकर नम्रता हंसने लगी और जवाब में अजीत भी हंस दिया। अब अजीत अक्सर बच्चों से बातें करता और नम्रता से भी। नम्रता को उस पर भरोसा था क्योंकि वो उसके भाई का दोस्त था। नम्रता और नवीन के रिश्तों पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि नवीन अक्सर शहर से बाहर ही रहता था। एक दिन अजीत ने फोन करके पूछा, नम्रता बताओ आज मैं कहाँ हूँ? उसने पूछा, कहाँ? तो अजीत बोला, कोयम्बटूर में। मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। उसने पूछा, अरे कैसे? ये तो अच्छी बात है। अजीत ने कहा, आप अपने घर बुलाना नहीं चाहोगी? मुझे बच्चों से मिलना है। नम्रता ने कहा, ठीक है। शाम को ही अजीत घर पहुंच जाता है। बच्चे उसे देख खुश हो जाते हैं। वो सबके लिए तोहफे लाया था। नम्रता अजीत से पूछती है, कितने दिनों का टूर है? अजीत कहता है, बस 2 दिनों का। मैंने होटल में बुकिंग की है। मिस्टर नवीन से मिलकर चला जाऊंगा। नम्रता कहती है, ठीक है, तुम सही दिन पर आए हो। नवीन आज वैसे भी घर आने वाले हैं। तुम रुको, मैं खाना बनाती हूँ। आज का खाना यहीं खाना। नवीन जब घर आया तो उसने बैठक में अजीत को बैठे देखा। नवीन ने पहली बार किसी गैर व्यक्ति को बिना उसकी मौजूदगी में अपने ही घर में बैठे देखा तो थोड़ा चौंक जाता है। नवीन आते ही पूछता है, आप कौन? तो अजीत कहता है, मिस्टर नवीन, मैं अजीत। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कोयम्बटूर आया था। सोचा सबसे मिलने चलूं। मुझे नम्रता जी ने बताया कि आप आने वाले हैं, इसीलिए बस आपका ही इंतजार कर रहा था। जवाब सुनकर नवीन भी मुस्कुराकर बोला, अच्छा अजीत, हाँ ठीक है, बैठे बैठे चाय वगैरह पी या नहीं? अजीत ने कहा, बच्चों के साथ गेम खेल रहा था, उनकी बहुत याद आ रही थी। वैसे भी बहुत दिन हो गए, मिलना नहीं हो पाया। नवीन ने कहा, ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। नवीन नम्रता के पास जाकर पूछता है, ये कब आया? तो नम्रता बोलती है, बस आपके आने के कुछ ही देर पहले ही। उसने बताया कि वो यहाँ किसी काम से आया है। जब घर आने के लिए पूछा तो मैंने भी बताया कि आप आने वाले हैं, उनसे भी मिल लेना। तो बस आपका ही इंतजार कर रहा है। मैंने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया है, सब साथ में ही खाना खाएंगे। नवीन कहता है, ठीक है, अच्छा किया। चलो जल्दी खाना टेबल पर लगा दो, मुझे भी जोर की भूख लगी है। नम्रता भी थोड़ी ही देर में टेबल पर खाना लगाने लगती है। अजीत उसकी आगे बढ़कर मदद करने लगता है, लेकिन नम्रता मना करती है। पर जब नवीन दोनों को साथ में टेबल पर खाना लगाते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही अजीत नवीन को आते देखता है तो अपने लिए चेयर खींचकर बैठ जाता है। नवीन अजीत से कुछ प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं कि पढ़ाई में क्या क्या किया है, कौन सा बिजनेस है, घर में कौन कौन है, रहन सहन वगैरह। इधर नवीन को अजीत थोड़ा सा शातिर दिमाग वाला लगता है और ये भी कि ये हमारे स्तर का नहीं है। जब सब खाना खा चुके होते हैं तो अजीत फिर से बाकी सामान को उठाने में नम्रता की हेल्प करने लगता है, जिससे नवीन उससे बोलता है, रहने दो अजीत, वो खुद कर लेगी, तुम्हें अब चलना चाहिए। वैसे कहाँ रुक रहे हो तुम? नम्रता ने बताया कि तुम्हारा रुकने का इंतजाम पहले से है। अजीत सकपका जाता है, कहता है, हाँ मिस्टर नवीन, मेरा 2 दिन का ही टूर है। मैंने होटल में अपने लिए रूम बुक कर लिया है। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो सबको बाय कहकर वहां से चला जाता है। बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं। नम्रता अपना काम खत्म करके रूम में आती है। नवीन नम्रता से बोलता है, देखो मैंने तुम्हें ज्यादा रोक टोक कभी नहीं किया, पर ये अजीत ठीक ठाक है भी या नहीं? उम्र का कच्चा है और काम का भी। इसका ज्यादा यहाँ आना जाना ना हो तो ही अच्छा है। हर कोई अपने साथ उठने बैठने के लायक नहीं होता।
नम्रता भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। वो बहस करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो अपना नाइट सूट पहनकर नवीन के करीब आई। उससे कुछ बातें करना चाहती थी, उसके करीब आना चाह रही थी, लेकिन नवीन तो जैसे सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता था। अपनी बात कहकर वो नम्रता को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल जरूरी मीटिंग से मुझे जाना है। लेकिन नम्रता जैसे आज हार नहीं मानना चाहती थी, बोली, सो जाना, कौन मना कर रहा है नवीन, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी होती हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ मेरे भी अरमान होते हैं, प्लीज। लेकिन नवीन ने उसे समझाते हुए कहा, आज नहीं, आज बहुत थकान है। और वो नम्रता का हाथ झटक कर दूसरी तरफ मुंह करके लाइट बंद कर सो जाता है। नम्रता इस बात से सबसे ज्यादा दुखी रहती थी कि सारे सुख हैं उसके पास, पति भी पास है, पर पति का प्यार जिसके लिए वो तरसती है वो क्यों नहीं मिलता उसे। नम्रता गुस्से में रोती रहती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। एक औरत को प्यार भी तो चाहिए होता है, फिर चाहे वो बनावटी ही क्यों ना हो। क्यों ऐसा होता है कि शादी के ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद और बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद वो प्यार कम होने लगता है। क्या सिर्फ आदमी ही टेंशन लेता रहता है, औरत नहीं लेती? फिर क्यों नवीन नम्रता की चाहत को अनसुना कर देता है? थोड़ी देर के बाद नम्रता रूम में वापस आती है। वो नवीन की तरफ देखती है और सोचती है कि पहले मैं जरा सा गुस्सा होती थी तो खुद मनाने आ जाया करते थे, अब तो बस मुंह फेर कर सो जाते हैं। फिर नम्रता भी सो जाती है। अगले दिन नवीन सुबह मीटिंग के लिए निकल जाता है। नम्रता पूरा दिन कैसे बीतेगा ये सोचकर उदास हो जाती है। बच्चे भी पढ़ाई कर गेम खेलने चले गए। 4 बज रहे थे। घर खाने को दौड़ रहा था, तभी अचानक अजीत का फोन आया। वो कहती है, हाँ अजीत, कैसे हो? आज तो तुम्हें निकलना होगा ना? अजीत कहता है, मैं शाम को निकलूंगा। सोचा जाने से पहले आपसे बात कर लूं। घर जाने से पहले मिलना चाहता था, आपके ही घर आ जाऊं। उसे तभी नवीन की कल वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वो अजीत से कहती है कि मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूँ। एक्चुअली बाहर मुझे एक काम है, वो भी पूरा हो जाएगा और तुमसे भी मिल लूंगी। अजीत कहता है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर वो कहती है, नहीं, जहाँ रुके हो वहीं का एड्रेस बता दो, मैं वहीं आती हूँ। वो सोचती है कि अगर बाहर किसी और ने उसे अजीत के साथ देख लिया तो नवीन फालतू ही गुस्सा करेंगे। अजीत एड्रेस बता देता है। नम्रता थोड़ी देर के बाद अजीत के पास पहुंच जाती है। कुछ देर वो लोग बातें करते हैं। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक अजीत नम्रता को रोक कर कहता है, रुको तो जरा, मैं आपके लिए कुछ लाया था। ये कहकर वो एक गिफ्ट देता है। वो बड़ी उत्सुकता से उसे खोलने लगती है, जिसमें एक उसकी बड़ी सी फोटो होती है, जिसमें वो खुलकर मुस्कुरा रही होती है। वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अजीत को थैंक यू कहती है। अजीत कहता है, मैं बस इसी मुस्कुराहट की तो बात किया करता था, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। नम्रता अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि कोई इतना उसकी खुशी के लिए कर रहा है, पर ये दिमाग में नहीं आता कि ये अजीत है। और वो अचानक ही मुड़कर उसे गले से लगा लेती है और फिर वो अपनी मर्यादा लांघ जाती है। अजीत को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर वो भी नम्रता को पसंद करता है तो बदले में वो भी आगे बढ़ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी नम्रता को होश आता है कि ये गलत है और वो अजीत से झटक कर दूर होती है और एक थप्पड़ मार देती है। अजीत अपना हाथ उस गाल पर रखता है और नम्रता की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर ना तो शिकवा था, ना गिल्ट, ना शिकायत, ना गुस्सा। तभी अजीत को देख नम्रता जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाकर कहने लगती है, ये मुझसे क्या हो गया, ये गलत है। अजीत ने उसे पकड़ लिया और गले से लगा लिया। बोला, कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं, आप गलत नहीं हो नम्रता, प्लीज शांत हो जाओ। इसके बाद तो वो दोनों अपनी बची कुची मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। नम्रता भूल जाती है कि वो शादीशुदा है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सब हो जाने पर नम्रता एक टक अजीत को देखती है, फिर वो उठ जाती है। लेकिन अजीत उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ, मेरे पास आओ। वो कहती है, अजीत, जो हुआ सब गलत ही था, तुम सब भूल जाओ, पता नहीं ये कैसे हो गया। अजीत बोलता है कि ये प्यार है नम्रता, जो मैं आपसे करता हूँ, जो आज आपने किया,
मैं हर तरीके से आपको खुश रख सकता हूँ। नम्रता रोते हुए कहती है, मैं तो शादीशुदा हूँ। वो कहता है, तो क्या हुआ, मैं आपके और मिस्टर नवीन के बीच नहीं आऊँगा। बस मैं तो आपसे प्यार करूँगा, अपने दायरे तक। नम्रता उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई और उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज वो तृप्त थी। नम्रता समय देखती है और कहती है कि मुझे देर हो रही है, अब मैं घर जाती हूँ। घर पहुँचकर देखती है कि घर पर तो ताला लगा था, मतलब बच्चे नहीं आए थे। पहले वो घर पहुंचकर नहा धोकर फ्रेश हुई, फिर बच्चों को उनके दोस्त के घर फोन कर बुला लिया। उसके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रात में नवीन घर आया और सबने खाना खाया। फिर रात को सोते समय नम्रता ने नवीन से बात शुरू की। मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने चलते हैं, भले ही 1-2 दिन के लिए। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं जाते। मेरे साथ साथ बच्चों को भी आपकी कमी खलने लगी है। उनका भी हक है अपने पापा के साथ वक्त बिताने का। नवीन बीच में टोक कर कहता है, नम्रता, किसने कहा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता? खाना खाते हुए जरूरी बातें कर तो लेता हूँ, और माँ किस लिए होती है? उनका ध्यान रखने के लिए ही ना। और फिर मेरा काम है कमाना, परिवार की जरूरत का ध्यान रखना भी तो है। मैं समय कैसे निकालूं, तुम ही बताओ अब। नम्रता कहती है, और मेरी जरूरत का क्या? नवीन बोलता है, तुम्हें मैं छूट देता तो हूँ, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो। घूमो फिरो, किटी पार्टीज में जाओ, नए नए दोस्त बनाओ, और क्या। नम्रता से वो कुछ बोलते नहीं बनता। वो चुपचाप नवीन को देखती रही और नवीन पीठ घुमाकर सो गया। नम्रता के मन की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से नवीन की इस तरह की बातें, वो भी सो गई। अगले दिन अजीत का कॉल आया। नम्रता ने सुनकर भी नजरअंदाज किया। फिर उसने दोबारा फोन किया। इस बार उसने फोन उठाकर बात शुरू की। बोलो अजीत। अजीत ने कहा, कैसी हो? मैं आज वापस आ गया हूँ, आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा कॉल कर लूं। नम्रता को अच्छा लगा कि कहाँ नवीन अब ध्यान नहीं देता और इसे मेरा कितना ख्याल है। नम्रता कहती है, मैं ठीक हूँ। अब अक्सर नम्रता और अजीत की घंटों फोन पर बातें होती। नम्रता पहले से खुश रहने लगी थी। नवीन को लगा कि शायद मेरी बातों का ही असर है, इसलिए अब वो नम्रता के खुश होने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नम्रता एक बार तो अपनी दहलीज लांघ चुकी थी, इसलिए अजीत अब उसे मिलने की जिद बार बार करता और वो बार बार आकर कोयम्बटूर में मिलता और फिर वो लोग अपनी मर्यादाओं को बार बार लांघते। एक दिन नम्रता ने नवीन से कहा, मैं कुछ दिन अपने मायके जाऊं? वो कहने लगा, लेकिन बच्चों की क्लासेस। तो नम्रता ने पूछा, बच्चे जाना ही नहीं चाह रहे हैं, आपकी बहन आ रही है, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो उसके आते ही कुछ दिन मूड फ्रेश कराऊं, माँ की याद आ रही है। नवीन कहता है, ठीक है, चली जाना। नम्रता मन ही मन बहुत खुश हुई, पर वो खुशी अब उसके चेहरे पर भी दिखती थी। नम्रता ने अजीत को फोन करके सब बता दिया और इधर अजीत और ज्यादा खुश हुआ। अगले दिन नम्रता मायके पहुंचकर सबके साथ समय बिता रही थी, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर शाम को अपनी सहेली से मिलने का कहकर वो अजीत से मिलने के लिए निकल गई। इस बार अजीत नम्रता को अपने दोस्त के घर ले गया और दोनों ने फिर से अपनी वही गलती दोहराई। नम्रता ने अजीत से पूछा, तुम्हारा दोस्त विजय क्या करता है? उसने बताया, वो बिजनेस करता है, आज वो किसी काम से दिल्ली गया है, इसीलिए सोचा यहीं मिल लिया जाए। नम्रता कहती है, ठीक है, वैसे मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब मुझे कोयम्बटूर जाना है, और मुझे ये बताओ ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि जो हो रहा है वैसे भी गलत ही है, कभी किसी को पता चलेगा तो जाने क्या होगा। अजीत बोला, तुम बेकार परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नम्रता बोली, मुझे चिंता होने लगी है, अगर नवीन को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। अजीत बोला, कहा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। नम्रता अजीत को देखकर मुस्कुरा दी। वो कोयम्बटूर आ चुकी थी, फिर से यहाँ आकर वही रूटीन, लेकिन इस बार अजीत और नम्रता का अजीत के दोस्त विजय के घर जाना गलती साबित हुआ, क्योंकि अजीत को नहीं पता था कि उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और विजय ने अजीत को कॉल करके उसे उस दिन की हरकत के बारे में पूछा। तब अजीत ने डर कर उसे सब बता दिया। जब अजीत ने ये बात नम्रता को बताई तो शर्मिंदगी के मारे वो खुद को ही लानत देने लगी। उसे काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। खैर, अजीत ने उसके दोस्त विजय से उसको मुंह बंद करने के लिए कहा, लेकिन इधर विजय ने अजीत से कहा कि वो नम्रता को उससे मिलवाए। अजीत ऐसा नहीं चाहता था, उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो विजय उसे ब्लैकमेल करेगा
और वीडियो लीक कर देगा। इससे तो सब जगह बदनामी हो जाएगी। अजीत ने नम्रता को बताया तो उसने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर ब्लैकमेलिंग के बारे में सुनकर उसने हाँ कर दिया। नम्रता ने नवीन को फिर से मायके जाने वाली बात कही तो उसने हाँ कह दिया। इस बार बच्चों को भी साथ भेज दिया, लेकिन इस बार नवीन ने नम्रता के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? इस पर नम्रता नवीन के गले लगकर रोने लगी। मन ही मन सोचने लगी, मैंने क्या कर दिया? अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर मैंने अपना बसा बसाया हुआ घर बर्बाद कर दिया। नवीन ने उसे सांत्वना देकर शांत किया। नम्रता बोली, कुछ नहीं, बस मेरा मन खराब था, इसीलिए। नवीन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नम्रता अपने मायके गई और बच्चों को नानी के घर छोड़कर मार्केट से खरीदारी के बहाने बाहर चली गई। वहां से अजीत ने उसे पिकअप किया और विजय के घर ले गया। विजय ने वही डिमांड अजीत और नम्रता के सामने रख दी कि उसे भी अब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है। पहले तो नम्रता बहुत रोई, उसके पैर पड़ी। अजीत भी विजय के सामने दोस्ती का हवाला देकर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन विजय नहीं माना और मजबूरन नम्रता को उसकी बात माननी पड़ी। और अपनी बात मनवाने के बाद उनके सामने ही विजय ने उस दिन वाला वीडियो डिलीट कर दिया। पर उसने ये शर्त रखी कि जैसे तुम अजीत के साथ हो, वैसे ही जब मैं चाहूं तुम्हें मेरे साथ भी होना होगा। ना चाहते हुए भी नम्रता ने हाँ कह दिया, जिसे सुनकर अजीत गुस्सा हो गया। जब वो बाहर आया तो उसने गुस्से से नम्रता से कहा कि तुमने हाँ क्यों कहा? नम्रता बोली, तो चारा ही क्या था? यदि तुम मामला खुद से सुलझा पाते तो फिर मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैं तो मैली हो ही चुकी हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है? अजीत नम्रता के मुंह से ऐसी बात सुनकर दंग होकर आत्मग्लानि महसूस करता है कि गलती उससे भी हुई है। अगर वो विजय के घर उसे नहीं लाता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। कुछ दिन अपने मायके में बिताकर नम्रता वापस कोयम्बटूर चली गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि विजय ने नम्रता को फोन करके कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहीं कोयम्बटूर में हूँ। उसने होटल का नाम और पता और समय बताकर फोन रख दिया। नम्रता के दिमाग में पिछली सारी घटनाएं घूमने लगी थीं। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए वो विजय से मिलने पहुंची। विजय ने उससे कुछ बातें की और कहा कि देखो, मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता, लेकिन हमारे बीच जो भी है उसका जिक्र तुम अजीत से नहीं करोगी और मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ना ही मुझे कुछ लेना देना है, जो भी है हमारे बीच रहेगा। अब अक्सर नम्रता और विजय मिलते। विजय कोयम्बटूर में ही था और जब नम्रता मायके जाती तो वो अजीत से मिलती। इस सब में पुरानी नम्रता खो चुकी थी, जिसे अपने पति और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं सूझा करता था। ये नम्रता अपने ऊपर ध्यान देती थी। उसने दोनों बच्चों को अलग अलग फोन खरीद कर दे दिए तो बच्चे फोन में लगे रहते, लेकिन उन्हें अपनी माँ के नए बर्ताव में बदलाव नजर आया था। पर बच्चे भी खुश थे कि माँ अब हमें डांटती ही नहीं, हमारी हर बात मान लेती है। और नवीन इस बात से खुश कि नम्रता हमेशा मुस्कुराती रहती है। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया है, पर नवीन से भी नम्रता ने बातें करना कम कर दिया था। बस वो औपचारिक बातें करती। विजय अक्सर नम्रता को मिलने बुलाता था और उसे संकोच भी नहीं लगता था, लेकिन उसने बस विजय से ये शर्त रखी कि जब वो मायके जाएगी तब तक तुम मुझे फोन या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करोगे। कुछ दिन बाद वो अपने मायके आई। अजीत एक प्राइवेट जॉब करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसकी अय्याशियों और महंगे महंगे खर्चों के लिए नम्रता ही कीमत चुकाने लगी थी। एक दिन वो होटल रूम में अपना काम खत्म होने के बाद बैठकर कुछ बात कर रहे थे। तभी उसके फोन पर विजय का फोन आया, जिसे देख वो घबरा गई। नम्रता ने अजीत और विजय दोनों के नाम अपनी सहेलियों के नाम पर सेव कर रखे थे। पहले तो उसने फोन काट दिया, लेकिन जब उसने दोबारा कॉल किया तो वो अजीत से थोड़ा साइड जाकर कॉल रिसीव करके बोली, हाँ कहो। विजय ने कहा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने कहा, मैं मायके आई हूँ, तुम्हें बताया तो था, अब बोलो क्या बात है? विजय ने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए नम्रता। वो बोली, पैसे? पर क्यों? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? विजय बोला, मैं जानता हूँ तुम अजीत को खुश रखने के लिए क्या क्या करती हो, फिर वही खुशी तो मैं भी तुम्हें देता हूँ, फिर तुम मुझे पैसे देने में क्यों आनाकानी कर रही हो? नम्रता ने कहा कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, उसके बदले में तुम जो कहते हो मैं करती हूँ। अब पैसे भी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। विजय बोला, ठीक है, मायके से कितने दिनों में वापस आओगी? उसने कहा, 2 दिन बाद। बोला, ठीक है, कोयम्बटूर आते ही मुझे कॉल करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फोन रखते ही अजीत ने पूछा,
क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? नम्रता ने घबराकर कहा, सहेली है। कोयम्बटूर में उसे बताना भूल गई थी, तो जानने के लिए कॉल किया था कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद दोनों फिर अपने उसी रास्ते पर बढ़ गए। 1 घंटे के बाद नम्रता जल्दी से उठकर तैयार हुई। बोली, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। शायद इस बार आखिरी मिलना हो, क्योंकि मैं 2 दिन बाद कोयम्बटूर जा रही हूँ और घर के और भी काम हैं जो पूरे करने हैं। 2 दिन बाद नम्रता वापस आ जाती है और वो विजय को कॉल करती है। विजय उसे होटल में बुलाता है। विजय उसे गले मिलकर खुश होते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नम्रता ने उसे धक्का दिया, कहा, ये नाटक मेरे साथ मत करो। वो अपने चेहरे पर बेईमानी हंसी लाते हुए बोला, ठीक है, तो एक काम करो, मेरे लिए अजीत को छोड़ दो। नम्रता ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। तो विजय कहता है, मैं तुम्हारे और अजीत के बारे में नवीन को बता दूंगा। नम्रता बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? विजय बोला, मुझे पैसे चाहिए। अगर अजीत तुम्हारे साथ रहा तो तुम सब उस पर ही लुटाती रहोगी, मुझे कुछ नहीं दोगी। नम्रता बोली, तो जाने दो ना मुझे, मैं खुद तुम्हारा साथ नहीं चाहती हूँ। लेकिन विजय घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, पर मैं जो तुम्हें देता हूँ वो तो तुम्हें अजीत और नवीन से भी नहीं मिलता होगा। नम्रता घिन से भर गई, बोली, विजय, पहले तुम मुझे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और फिर मुझे ही इतने गंदे तरीके से अपनी नजरों में गिरा रहे हो। इस बात पर विजय बहुत ही गंदे तरीके से हंसकर उसके करीब जाकर बोला, तो और हो क्या तुम? 3 मर्दों के साथ ऐसी औरत को क्या कहते हैं? नम्रता को विजय की इस बात ने अंदर तक हिला दिया था। अब ना तो उससे बोलते बन रहा था, ना ही हिलते हुए वो एक मूर्त की तरह जड़ होकर एक टक विजय को देख रही थी। विजय ने उसे चरित्रहीन कहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो सीधा होटल रूम से निकलकर बेमतलब यहाँ वहां दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाए और अपनी जान गंवा दे, पर ऐसा करने की वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। एक तरफ उसे डर था कि विजय अजीत और नवीन को कुछ बता न दे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो पैसों की डिमांड थी वो कहाँ से ला कर देगी। उसके मन में अनेकों सवाल कौंध रहे थे। वो एक पार्क में गई और वहां अकेले बैठकर खूब रोई। उसकी तो कोई अच्छी सहेली भी नहीं थी जिससे वो ये सब कह पाती। घर में नवीन से ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जानने के बाद कौन मर्द ऐसी औरत को अपने साथ रखेगा। यही सोचकर वो बस रोती जा रही थी। शाम को वो घर लौट आई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसकी इच्छाओं ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो अपनी नजरों में गिर चुकी थी। नवीन जब आया तो उसने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? कहाँ थी अब तक? ऐसा हाल क्यों बना रखा है? उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आज किटी पार्टी में गई थी। लौटते वक्त टैक्सी नहीं मिली तो बस पैदल ही आ रही हूँ। थकान की वजह से लगता है चेहरा ऐसा हो गया। नवीन ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकती थी। नम्रता बोली, सॉरी नवीन, फोन साइलेंट पर था लगता है। नवीन ने कहा, पर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। चलो अब खाना बना दो, बहुत भूख लगी है और कल मैं फ्लाइट से चेन्नई जा रहा हूँ। एक बिजनेस मीटिंग है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे। नम्रता का मन अभी भी विजय की बातों में लगा था। कहाँ से इतने पैसे लाएगी? क्या करेगी? क्या अजीत को बता दे कि विजय उसे ब्लैकमेल कर रहा है? पर अजीत को लगेगा कि मेरा अब तक विजय से रिश्ता बरकरार रहा है, तो फिर वो भी मुझे गंदी नजरों से देखेगा। पता नहीं क्या क्या सोचेगा। नवीन को नम्रता पर बहुत विश्वास था। यही सोचकर वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहा। वो कभी भी उससे पैसों का हिसाब नहीं लेता था। अगले दिन नवीन चला गया था। मौका पाकर नम्रता ने विजय को फोन लगाया और घर आने को कहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। विजय लालची था, उसे पता था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और तुरंत तैयार होकर नम्रता के घर की ओर चला गया। अजीत ने नम्रता को फोन लगाया, पूछा, कहाँ हो नम्रता? उसने कहा, क्या बात है? तो खुश होकर बोला, बस यूं ही याद आ रही थी तो सोचा पूछ लूं। नम्रता ने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी। अजीत ने बुझे मन से फोन रख दिया। इधर विजय आ चुका था। नम्रता भी विजय का इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही विजय बेशर्मी से सोफे पर फैल कर बैठ गया और अपनी आवाज की टोन को गंदा करके बोला, अपना बेडरूम पहले दिखाओ। नम्रता ने चेहरे के भाव थोड़े बदल कर कहा, चाय लोगे या कॉफी? वो बोला, कॉफी ले आओ। थोड़ी देर में वो कॉफी लेकर आई
और सामने सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसा कि तुम्हें पता है, मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं। वो इतना ही बोल पाई कि विजय ने बीच में टोकते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो अजीत फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? अगर अपने पति से खुश थी तो किसी और मर्द की जरूरत कैसे पड़ गई? नम्रता सकपकाकर बोली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर शायद मुझ में ही कमी थी कि मैंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला लिया। अजीत के करीब जाकर मैं अपनी इच्छाओं के लिए उसका सहारा लेने लगी। इस पर विजय गंदे तरीके से बोला, वो तो मैं भी करता हूँ। नम्रता ने कहा, तुम चुप रहोगे? मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले। वो कहने लगी, मैं जैसी भी हूँ, पर अपनी जिंदगी को फिर से मौका देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहती थी कि इस वीडियो के बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए एक बार में बोलो, मैं आज ही दे दूंगी। उसके बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। विजय ने कहा, ऐसा है तो अजीत का क्या होगा? नम्रता कॉन्फिडेंस से बोली, मैं उसे भी समझाऊंगी कि वो मुझे भूल जाए। मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बस मुझे उनकी ही होकर रहना है। विजय बोला, तो क्या अजीत मान जाएगा? नम्रता ने कहा, नहीं जानती, पर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियां की हैं वो मैं समय रहते सुधार लूं। प्लीज विजय। तभी विजय कुछ सोचने के बाद बोला, ये बताओ तुम्हारा पति कहाँ है अभी? वो कहने लगी, वो चेन्नई गए हैं, कल आएंगे। फिर उसने कहा, और तुम्हारे बच्चे? नम्रता ने कहा, वो स्कूल गए हैं। विजय शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, पर तुम्हें पहले मेरी बात माननी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा वीडियो भी दे दूंगा और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसने कहा, बताओ क्या बात है? विजय बोला, मुझे भी तुम्हारी आदत लग गई है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। उसकी बात सुनकर नम्रता शर्म से अपमान का घूंट पीकर रह गई। विजय बोला, मुझे कम से कम 50 लाख चाहिए आज शाम तक, और उससे पहले आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरा। नम्रता आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा था। विजय ने ऐंठते हुए कहा, ये रोना धोना बंद करो, मुझे तुमने खुद यहाँ बुलाया है, अभी नाटक क्यों कर रही हो? नम्रता ने कहा, मैं पैसे देने को अभी तैयार हूँ और कुछ नहीं करूंगी। विजय बोला, ऐसे कैसे नहीं? तुमने ही बोला था कि मैं जो बोलूंगा वो आज करने को तैयार हो। मेरी यही दो शर्तें हैं। नम्रता को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक तरफ वो खुद को विजय से बचाना चाह रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर से उसी रास्ते पर चलने को मजबूर थी। वो करे तो क्या करे? नम्रता ने कहा, फिर तुम्हें कुछ देर रुकना होगा। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई। दूसरी तरफ अजीत कोयम्बटूर में ही आ चुका था और वो अपनी मीटिंग में बिजी था और सोच रहा था कि वो नम्रता को सरप्राइज कैसे दे। अजीत ने नम्रता को मैसेज किया, मैंने सुना है मिस्टर नवीन नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्या मेरी बात उनसे कराओगी या उनका नंबर मुझे सेंड करो, मैं खुद बात करना चाहता हूँ। नम्रता अपने बेडरूम में बैठी थी और अपनी और नवीन की अलमारी से जितना भी कैश ज्वेलरी था उसे निकालकर उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से 50 लाख तक जोड़ने में लगी थी। उसने मोबाइल पर देखा तो अजीत का मैसेज देखकर घबरा गई, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान पूरी तरह से विजय से पीछा छुड़ाने में था। इसीलिए उसने नवीन का नंबर अजीत को देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। उसने अजीत को नंबर भेजते हुए लिख दिया कि नवीन किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, रात तक ही आ पाएंगे, बाकी तुम बात कर लेना। जैसे ही अजीत ने उसका मैसेज पढ़ा तो खुशी से झूम उठा। अब वो आराम से सरप्राइज दे सकता था। उसने प्लान बनाया और फूलों का गुलदस्ता खरीदा और कुछ गिफ्ट्स लेकर निकल पड़ा। नम्रता ने पूरा हिसाब लगाया और बेडरूम से बाहर आ गई। उसके हाथ में बैग देखकर विजय चौंक पड़ा। बोला, इसमें क्या है? नम्रता ने कहा, जितना भी कैश और ज्वेलरी है 50 लाख पूरे होते हैं, इसे ले लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लालची विजय ने लपक कर पहले तो बैग ले लिया, फिर खोलकर सब चेक किया और बेशर्मों की तरह फिर सोफे पर बैठकर पूछा कि अब दूसरी शर्त को पूरा करो। नम्रता बेचारी मन मसोस कर रह गई। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नम्रता अपने दिमाग में सोच रही थी कि बस अब यह आखिरी बार है, इसके बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। और इधर विजय मन में सोच रहा था कि मैंने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फंसाया है। इसके बाद विजय ने अपनी दूसरी शर्त पूरी की। इधर अजीत नम्रता से मिलने के लिए उसके घर पहुंच चुका था। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सोचा क्यों ना वो पीछे के रास्ते से चला जाए। वो मन ही मन उतावला हो रहा था कि नम्रता उसे अचानक देखकर बहुत खुश होगी।
उसने इधर उधर देखा तो एक खिड़की खुली थी। वो वहां से अंदर गया। तभी उसका पैर एक बर्तन पर पड़ा, जिससे वो गिर गया। गिरने की आवाज से नम्रता घबरा गई। वो उठने लगी, लेकिन विजय ने कहा, बिल्ली होगी। बेचारी नम्रता उसके जाल में फंस चुकी थी। उस वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए नम्रता के कमरे का दरवाजा भी खुला था। इधर अजीत सोचने लगा कि इतनी तेज आवाज हुई, लेकिन कोई देखने भी नहीं आया। इसका मतलब नम्रता सोई है। वो भी कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज ना हो, ताकि उसका सरप्राइज खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने नम्रता के कमरे में झांकने की कोशिश की, तो उसके होश उड़ गए थे। उसने जो कुछ भी देखा, उससे वो समझ चुका था कि ये सब रजामंदी से है। वो वहां 1 मिनट नहीं रुक पाया और उसने अपना लाया हुआ सारा सामान उठाकर किचन की खिड़की से बाहर फेंक कर खुद चला गया। बाहर निकलकर वो रोने लगा। वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। अब उसे बस एक ही रास्ता सूझा। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने नम्रता का वीडियो नवीन के मोबाइल पर भेज दिया और सीधा अपने होटल निकल गया। इधर शाम के 5 बज गए थे। नम्रता ने विजय से कहा, मेरे बच्चे आने वाले हैं, तुम अब जाओ और आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, आगे देखूंगा। नम्रता ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कहने लगा, आज पेट भर चुका है, अब आगे का देखूंगा। नम्रता समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। आखिर वो अजीत को बताए या नवीन को? वो किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, नहीं विजय, अगर तुम वाकई में मर्द हो तो अपनी बात पर कायम रहना और दोबारा मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अपने पति को सब सच बता दूंगी। विजय उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अभी जा रहा हूँ, बोला ना, बाद में बताऊंगा। और पैसे का बैग उठाकर चला गया। इधर नवीन मीटिंग से फ्री होने पर सबसे पहले फोन चेक करता है। पहले तो वो अननोन नंबर देखकर इग्नोर करता है, लेकिन फिर सोचता है कि देख लूं किसका मैसेज है। लेकिन जैसे ही वो मैसेजेस देखता है, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और फोन छूटकर हाथ से गिर जाता है। उस समय गुस्सा, धोखा, दर्द और दुख की एक मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है। वो उस वक्त फोन उठाकर बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ बोले, अपने कलीग्स के बीच से खाना छोड़कर सीधा अपनी कार में बैठता है और घर को निकल पड़ता है। वो कार में बहुत रोता है। उसे वीडियो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि नम्रता उसे धोखा भी दे सकती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इधर अजीत घर पहुंच चुका था और वो सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। उसे पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने ये क्या किया, पर अंतर मन में सोच रहा था कि आखिर मैं भी नम्रता के साथ मिलकर नवीन को धोखा ही तो दे रहा था। अब नवीन को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसे भी कैसा फील हो रहा होगा। ऐसा अजीत भी फील कर पा रहा था। दिन ढल चुका था। नम्रता अपने बच्चों के साथ घर पर समय बिता रही थी। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने नवीन को देखकर पहले तो घबरा गई, फिर चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए बोली, आप तो कल आने वाले थे, क्या हुआ, सब ठीक है? नवीन ने एक नजर उसे देखा और बोला, अंदर आ जाऊं पहले या यहीं सब बताऊं? नम्रता शर्मिंदा हो गई। बच्चे भागकर नवीन से लिपट गए। नवीन का मन भर आया और वो रोने लगा। ये देखकर नम्रता और बच्चे घबरा गए। नम्रता भागकर नवीन के पास आकर बोली, क्या हुआ, क्या बात है? नवीन पहले तो नम्रता के गले लग जाता है और बहुत रोता है। फिर कहता है, कमरे में चलो, बात करनी है। उसके बाद वो बच्चों को भी वहां से हटा देते हैं। नम्रता के बारे में नवीन जान चुका था। उसे अब नम्रता से घिन आ रही थी। नम्रता पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी। बाहर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे और वो शाम को पापा के साथ बाहर जाने का प्लान बना चुके थे। नवीन ने बेडरूम की अलमारी से एक डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। नम्रता जमीन पर बैठी उसे एक टक देख रही थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि नवीन क्या लिख रहा है। 2-3 पेज लिखने के बाद नवीन ने प्यार से नम्रता को अपने पास बुलाया। डरी सहमी नम्रता उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर वो उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नम्रता। तुम्हारे लिए तो मैंने अपने माँ बाप को भी भुला दिया था। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। नम्रता उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर पीछे मुड़कर नवीन अलमारी का ड्रॉर खोलता है और पिस्तौल निकालकर सीधा नम्रता के सीने पर 3 फायर करता है। नम्रता के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता और वो वहीं बेड पर बेमौत मारी जाती है। इसके बाद नवीन अपने सिर पर पिस्टल की नोक रखता है और बस
फिर सब तरफ सन्नाटा पसर जाता है। शाम होती है तो बच्चों को याद आता है कि पापा घुमाने ले जाएंगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। बच्चे दरवाजा खटखटाते हैं, बहुत देर दरवाजा नहीं खुलता तो बच्चे घबरा कर पड़ोस वाले एक अंकल को बुला लेते हैं। वो भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो लोगों को बुलाते हैं और पुलिस को भी फोन लगा देते हैं। सब मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ लाशें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे पड़ोसियों की मदद से दोनों के घर वालों को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो गया। सब तरफ मातम छा गया था और रो रो कर सबका बुरा हाल था। उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता था। मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने पिस्तौल, डायरी और दोनों के फोन जब्त किए और उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। पुलिस ने नवीन के मोबाइल से वीडियो देखा और नम्रता के फोन से विजय और अजीत के नंबर और अजीत के साथ फोटोज भी निकाल लिए। नवीन ने डायरी में अपना कन्फेशन लिखा था कि अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता होने की वजह से मैं उसे और खुद को इस जिंदगी से आजाद कर रहा हूँ। पुलिस ने बिना देरी किए अजीत को कस्टडी में ले लिया और विजय को भी पकड़ लिया। उसके बाद उन दोनों को 10 साल की कैद हो गई। बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। हर अखबार की सुर्खियों में बस यही खबर थी। पत्नी की चरित्रहीनता का पता लगने पर मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी और पत्नी की जान ली। आज बच्चे नाना नानी के पास हैं। उनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। आए दिन कोई भी ताना मार कर बोलता है, इनकी माँ गंदी थी, वो अपनी ख्वाहिशों में इतनी अंधी हो गई कि अपने पति को भी खा गई। बच्चे बस रो देते हैं। अभी उन्हें ये बात समझ नहीं आती, पर जब आएगी तब क्या? अपनी माँ को वो माफ कर पाएंगे? क्या अपने पिता को माफ करेंगे? कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या बस यही रास्ता था? क्या यही प्यार होता है? क्या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ही प्यार का मतलब है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपकी अपनी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।